नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल आज बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के लिए एसआईआर 2026 के इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर विवेक एचपी ने यूपीआ में आयोजित एक बैठक के दौरान जिले में चल रहे निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 की समीक्षा की। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग पंचायत राज संस्थाओं के सदस्यों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल पर एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित। दिबांग वैली उपायुक्त यशवंत मीणा ने डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में डिस्ट्रिक्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 262 रन बनाए हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि 1 दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत के डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा है कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान की है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल आज बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त होंगे। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजित डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान एचेंग से मुलाकात की। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया है कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है। तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता, प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के डीआरडीओ के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय एमएसएमई कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार।
अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिला एसआईआर 2026 के इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर ईआरओ विवेक एचपी ने यूपिया में आयोजित एक बैठक के दौरान जिले में चल रहे निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 की समीक्षा की। निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनता के विश्वास के महत्व पर जोर देते हुए ईआरओ ने कहा है कि निर्वाचक नामावली की तैयारी से लेकर मतदान कराने तक चुनावों की विश्वसनीयता के लिए जनता का विश्वास बुनियादी आधार है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर नियमित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से अलग है। इससे बूथ लेवल अधिकारियों और बूथ लेवल एजेंट्स द्वारा व्यापक घर घर सत्यापन किया जाता है ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूटा न रह जाए और निर्वाचक नामावली सटीकता तथा विश्वसनीयता में बनी रहे। उन्होंने कहा है कि इस गहन अभियान का उद्देश्य निर्वाचन कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुरूप अपात्र प्रविष्टियों की पहचान कर उन्हें हटाना भी है। बूथ लेवल अधिकारियों के सराहनीय प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सभी बीएलओस एवं बीएलएस के दावे और आपत्तियों की सुनवाई प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया ताकि किसी भी परेशानी का समय पर निवारण हो सके और बाद के चरणों में किसी तरह की जटिलता से बचा जा सके। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में पंचायत राज संस्थाओं यानी पीआरआई सदस्यों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल पर एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों, सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में जमीनी स्तर पर भागीदारी को मजबूत करना था। कार्यक्रम में पीआरआई सदस्यों और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल पर और इसमें पीआरआई सदस्यों की भूमिका, लैंगिक समानता और बीएलओ में महत्व, बाल विवाह और रोकथाम, बाल संरक्षण तथा बालिकाओं की शिक्षा और स्कूल छोड़ चुकी छात्राओं के दोबारा नामांकन को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। दिबांग वैली उपायुक्त यशवंत मीणा ने डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में डिस्ट्रिक्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को और मजबूत करने में प्रमुख विभागों के प्रतिनिधियों और संबंधित हितधारकों ने भाग लिया। बैठक में घर घर से कचरा संग्रहण, गीले कचरे से कंपोस्ट तैयार करने, कचरे की परिवहन और वैज्ञानिक तकनीक से निस्तारण सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें विशेष रूप से टाउनशिप, बाजारों, होटल्स, रिसोर्ट्स, होम स्टे और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उपायुक्त ने कहा है कि स्वच्छ दिबांग वैली के लिए सामूहिक जिम्मेदारी और समन्वित कार्रवाई आवश्यक होगी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत के डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदकों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इनमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल है। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा के निर्धारण सीमा के तहत आने वाले अनुमितार्थ 50,000 आवेदकों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8 अरब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। क्रिकेट में कोलंबो ने भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपने पहली पारी में 8 विकेट के नुकसान पर 263 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। नागरिक विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है। एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।